हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कम बैक सीरीज फॉर CMSL। एंड 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे SBEB एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 एंड आई एम होपिंग फॉर अभी तक मैंने जितना कराया आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड टुडे इज माय लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर आज हम सारी स्कीम्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अप टू रेगुलेशन 10। तो एक बार क्विक रीकैप ऑफ ऑल द रेगुलेशंस जो मैंने आपको पढ़ाई थी। सबसे पहले एसबीईबी रेगुलेशन किस पर एप्लीकेबल होती है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लिस्टेड एंटिटीज जो कि सीक टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर और हु हैज अ स्कीम विच इज फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज, जिसमें इन्वॉल्व होता है क्या, सब्सक्राइबिंग परचेसिंग ऑफ क्या सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी या डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, या फिर इन तीन में से कोई एक चीज या तो स्कीम सेटअप की गई है या गारंटेड या फंडेड की गई है या फिर कंट्रोल्ड या मैनेज्ड की गई है बाय द कंपनी। इसके बाद हमने पढ़ा क्योंकि ये स्कीम एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए होती है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द टर्म एम्प्लॉइज। तो हमने कहा फॉर द पर्पसेस ऑफ एसबीईबी एम्प्लॉय इंक्लूड्स सब परमानेंट, टेम्परेरी, पार्ट टाइम, जो भी हो सब इंक्लूडेड होगा अगर वो डेजिग्नेटेड एज एम्प्लॉय बाय द कंपनी है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था डायरेक्टर्स फुल टाइम पार्ट टाइम कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो प्रमोटर या मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन या डायरेक्टर जिसके पास कंपनी की 10% से ज्यादा की होल्डिंग है, उसे हम यहाँ पर एम्प्लॉय से डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। इवन वी ऑल्सो इंक्लूड द एम्प्लॉयज ऑफ द ग्रुप कंपनीज जो कि होल्डिंग या सब्सिडीज का पार्ट है। क्या यहां तक हमें क्लियर था। उसके बाद हमने इंप्लीमेंटेशन पढ़ा था डायरेक्ट और ट्रस्ट रूट। ट्रस्ट रूट के अंदर कौन कौन ट्रस्टी नहीं हो सकते, क्या ट्रस्टी वोट कर सकते हैं, जो भी शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्टीज होते हैं उनके केस में क्या वो पब्लिक होल्डिंग का पार्ट होते हैं प्रमोटर का या नाइदर पब्लिक नॉर प्रमोटर। ये सब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। शेयर होल्डर रेजोल्यूशन आपने पढ़ लिया था, कब कब चाहिए होता है रेगुलेशन 6 के अंदर। क्या हम टर्म्स को चेंज कर सकते हैं, रेगुलेशन 7 में आपने पढ़ाया था मैंने। रेगुलेशन 8 में आपने वाइंडिंग अप पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ स्कीम रेगुलेशन 9 में पढ़ा था, 10 में आपने लिस्टिंग पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द स्कीम, राइट। तो अब ध्यान से सुनेंगे अब आगे आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। देखिए 16 से लेकर 20 तक आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा अबाउट ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फिर हम पढ़ेंगे ESPS, फिर हम पढ़ेंगे सार, फिर हम पढ़ेंगे RBS एंड फिर हम पढ़ेंगे GEBS। जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे हमारा SBEB खत्म। तो आज मैं SBEB खत्म करा दूंगा, कल आधे घंटे के लेक्चर के अंदर मैं स्वेट इक्विटी खत्म करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए और फिर देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो कल की सेशन के बाद, कल हमारा लास्ट सेशन होगा और ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। कहोगे तो 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाकर पूरा चैप्टर कंसाइजली 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर मैं आपको सुना सकता हूं। अगर आप कहो तो लास्ट में वो भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जो कि आपके लिए बहुत काम आएगी प्रायर टू योर एग्जाम। आपको लगेगा वाओ 10 मिनट में पूरा चैप्टर इन, क्या कहते हो। यस, तो लेट्स बिगिन विद ESOS, राइट। देखो दोस्तों होता क्या है, ये स्कीम किस तरीके से लाई जाती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, और कंपनी अगर आपको रोकना चाह रही है, रिटेन करना चाह रही है ना। जस्ट 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड। हेलो, हेलो। प्लीज ध्यान से सुनना। ESOS के अंदर किन किन टर्म्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रांट डेट। क्या याद रखना है? ग्रांट डेट।
हेलो जी। सॉरी यार, बार बार ना एक कॉल आए जा रहा है। इधर देखो, ग्रांड डेट क्या होती है, लिखो डेट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरी कंपनी न्यूली एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा है और मुझे उस स्टार्टअप के अंदर ना टैलेंटेड लोग चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को सैलरी देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। अब मैं आपको कैसे रोक सकता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला कि देखो भैया, क्योंकि मेरे पास सैलरी देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं आप लोगों को, अगर आप मेरे पास अगले 2 साल काम करोगे तो मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स को खरीदने का राइट दूंगा। ESOS is an option given by the employer to the employees। याद रखना, इट इज जस्ट एन ऑप्शन, यानी कि एक राइट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी हम आपको कोई भी राइट देने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, और जब आप और मैं एग्रीमेंट कर लेते हैं, दैट मीन्स वी बोथ आर अग्रीड ऑन दिस। आपने कहा डन, मैं 2 साल काम करूंगा, तब जाके आप मुझे ये राइट्स यूज करने देना, और इन राइट्स से क्या मैं शेयर को बाय कर लूंगा, यानी कि राइट को एक्सरसाइज करके क्या मैं शेयर्स ले लूंगा। समझ में आ गया दोस्तों। जिस दिन आपका और मेरा एग्रीमेंट साइन होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रांट डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रांट। मान लेते हैं कि आप मेरी कंपनी में 1 अप्रैल 2022 को आए और आपका मेरे साथ साइन हो गया 1 अप्रैल, तो मैंने आपको ग्रांटिंग कर दिया, एक तरह से मैंने आपको राइट ग्रांट कर दिया। अच्छा एक बात और, क्या ये राइट आप यूज कर लोगे अभी? नहीं। कब तक? जब तक आप ये वेस्टिंग कंडीशन पूरी नहीं करते। वेस्टिंग कंडीशन क्या थी, कि आपको 2 साल मेरी कंपनी में काम करना पड़े। अच्छा व्हाट इफ अगर आप यहीं से 2 साल से पहले ही छोड़ के चले गए, रेजिग्नेशन कर दिया तो? सर वो राइट एक्सपायर हो जाएगा। राइट को अर्न करने के लिए क्या आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। जिस दिन वो राइट अर्न हो जाते हैं उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। यानी कि आपको राइट मिले थे यहां पर, लेकिन एक्चुअल में वो राइट आपने अर्न करे हैं इस डेट। आप में से कौन बताएगा इससे पहले, वेस्टिंग डेट से पहले, इन ऑप्शंस को बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शंस, और वेस्टिंग डेट के बाद इन ऑप्शंस को बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शंस। समझ आ गया? यहां पर क्या बोलेंगे, अनवेस्टेड ऑप्शंस, और यहां पे क्या बोलेंगे, वेस्टेड ऑप्शंस। पल्ले पड़ गया? अनवेस्टेड ऑप्शंस कौन सी होती हैं, जो अभी तक आपने अर्न नहीं करी। द मोमेंट यू विल अर्न, क्या इट विल बिकम वेस्टेड ऑप्शन। पहले टर्म समझनी बहुत जरूरी है, तभी आपको रेगुलेशन 16 से 20 समझ आएगी, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही वेस्टिंग हो जाती है, क्या आपके पास राइट आ गया एक्सरसाइज करने का। उसकी भी हमने आपको डेट दे दी। मान लो हमने आपको बोला भाई 6 महीने में एक्सरसाइज कर लेना, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। अगर 6 महीने में आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आपको बदले में क्या मिलेंगे, शेयर्स। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करा तो क्या ये ऑटोमेटिकली राइट्स क्या हो जाएंगे, लैप्स। कहानी समझ आई? वर्ड्स बताओ कौन कौन से यूज। ग्रांट डेट, the date on which employer employee agrees to grant some rights subject to some vesting conditions. Vesting date is the date when that right is being earned by you, यानी कि कंडीशन कंप्लाइड हो गई। Once condition is complied, rights are earned, their rights become vested options. Now you can exercise up to certain time period, ठीक है, एंड देयर आफ्टर अगर आपने नहीं करा तो द ऑप्शन विल गेट लैप्स्ड।
समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पर रेगुलेशन 16 से 20 क्या कहती है, बड़े आराम से सुनना, वेरी इजी, मजा आएगा। 16, 17, 18, 19, 20। कई बच्चे कहते हैं सर रेगुलेशन नंबर याद तो नहीं करना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कहानी सुनना। 16, 17, 18, 19, 20 इन सब में क्या लिखा हुआ है, मैं मोटा मोटी तौर पे पहले आराम से समझाता हूं। कहते हैं कोई भी स्कीम जब कंपनी लॉन्च करेगी तो आपको उस स्कीम के अंदर एक कंप्लीट डिटेल देनी होगी, दैट हाउ स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड। आपको स्कीम के अंदर सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि जब भी कोई स्कीम आती है ना, तो इसके अंदर एक एक्सरसाइज प्राइस होता है। अब आपको मालूम नहीं होगा ये भी क्या होता है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि सुनो, मैं आपको राइट दे रहा हूं, यूजिंग दिस राइट आप मेरी कंपनी का शेयर 5 रुपए में ले सकते हो, चाहे वो उस दिन 1000 रुपए का हो, बट मैं आपको कितने में दूंगा, 5 रुपए में। तो यहां पर बात आ रही है प्राइसिंग की। तो लॉ ने क्लियर कर दिया, जहां तक सवाल है प्राइस का, जहां तक सवाल है प्राइस का, यू आर फ्री टू डिसाइड एनी एक्सरसाइज प्राइस, कुछ भी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो, हमें कोई दिक्कत। ठीक है सर। फिर आ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लॉ से पूछा गया कि वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, तो उन्होंने बोला मिनिमम 1 साल, मिनिमम 1 साल वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड चाहिए था ना, उसमें मिनिमम 1 साल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें 3 एक्सेप्शंस, अगर आपने लास्ट क्लास ली थी तो आप कोरिलेट कर पाओ। एक्सेप्शन नंबर 1, डेथ। आपको याद होगा इन केस ऑफ डेथ क्या इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा, चाहे अभी वेस्टिंग कंडीशन पूरी नहीं हुई, या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी, तो भी इमीडिएटली वेस्ट हो जाए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे में लॉ कहता है कि भाई देखो ऐसे, सपोज कर, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा अभी, पहले लॉजिक समझाता हूं। अब कई बच्चों को ना इंग्लिश याद नहीं होती क्योंकि वो समझते नहीं है। कहते हैं अगर हमें ऑप्शन ग्रांट हुई थी वाई लिमिटेड के अंदर, यहां पे आपको ESOS ग्रांट हुए थे, ठीक है, लेकिन ये जो ग्रांट पता है क्यों हुए थे, इन लियो ऑफ, बदले में, किसके बदले में, ESOS इन एक्स लिमिटेड। आपको आपको एक्स लिमिटेड के ESOS के बदले में वाई लिमिटेड के ESOS ग्रांट हो गए। बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों होगा सर? कई बार क्या होता है, अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ये कंपनी इस कंपनी में मर्ज हो जाती है या अमेलगमेट हो जाती है, तो जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज थे ना, जिनके पास ESOS थे, उनको यहाँ के ESOS के बदले में इस वाली कंपनी के ESOS मिल जाते हैं। ठीक है यहां तक? तो लॉ कहता है कि अगर ESOS इसलिए ग्रांट किए गए थे क्योंकि वो इन द लियो ऑफ ESOS ऑफ द कंपनी विच वाज ट्रांसफर्ड, मर्ज्ड या अमेलगमेटेड अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तो वहां पर वाइल कंसिडरिंग मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, वेस्टिंग पीरियड काउंट करते समय, द पीरियड इन विच यहां पर आपने वेस्ट करा था, क्या वो भी काउंट होगा? मतलब समझो क्या, सोच के देखो, आपके पापा एक्स लिमिटेड में काम कर रहे थे और उनको ऑप्शंस मिले थे जिसका वेस्टिंग पीरियड था 1 ईयर। अब हुआ क्या, यहां पर उनको 4 महीने हो चुके थे, अचानक कंपनी अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वाई लिमिटेड में मर्ज हो जाती,
अब वाई लिमिटेड के अंदर जैसे ही मर्ज हो गया तो आपके पापा को अब वाई लिमिटेड ने ईएसओएस दे दिए इन लियो ऑफ ईएसओएस ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक था। अब वाई लिमिटेड बोलता है कि भैया मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर, लेकिन आपके पापा कहते हो 4 महीने में ऑलरेडी बिता कर आया हूं, तो मैं यहां पर सिर्फ कितने महीने और बिताऊंगा? 8 महीने। समझा? सो वाइल कंसिडरिंग मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, वी हैव टू कंसीडर द पीरियड जो आपने बिताया था कहां पर? इन द ट्रांसफर्ड कंपनी। ठीक है ना? तो ये आपको इंग्लिश बनानी पड़ेगी, अभी पढ़ाऊंगा, समझ आ जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे? any ESOS which are granted in a company in lieu of the company which is transferred, amalgamated या merged under the scheme of arrangement. While considering minimum vesting period of 1 year, we have to consider the period जितने पीरियड के लिए the options were vested in the previous transferred company. बस खत्म। समझ आ गया? ठीक है सर। तो ये 3 मेजर पॉइंट थे जो आपको यहां पर हमें पढ़ने थे। आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं ईएसओएस। किसकी बात कर रहे हैं? ईएसओएस। फटाफट से चेक करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को ये समझ आ गया, समझ लो उनको अच्छे से समझ में आ गया है। ईएसओएस में एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कहता है ईएसओएस के अंदर कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, हाउ द स्कीम इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड और ऑपरेटेड। इजी। प्राइसिंग के लिए आप फ्री हैं टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस। वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल होना चाहिए। 3 एक्सेप्शन है, डेथ, परमानेंट इनकैपेसिटी और ये मर्ज वाला केस। समझ हो गया? रेगुलेशन 19। अब आप मुझे बताओ, अगर मान लो आपके पापा के पास ऑप्शंस है, शेयर होल्डर तो नहीं है ना, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन होल्डर। आवाज मारो, आपके पापा क्या कहलाएंगे? ऑप्शन होल्डर। लॉ कहता है कि ऑप्शन होल्डर्स जितने भी होते हैं ना, उनके पास डिविडेंड राइट्स नहीं होते, उनके पास डिविडेंड राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये वोटिंग राइट्स, डिविडेंड राइट्स कब आते हैं? व्हेन यू एक्सरसाइज योर राइट एंड गेट शेयर्स। तो वो यही कह रहा है, no dividend rights, no voting rights in respect to the option which are granted till shares are received on exercise. अब आ रहा है लास्ट रेगुलेशन 20। खत्म हो गया 16 से 20। इजी ना सर? कॉन्सिक्वेंसेस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मान लो आपने अनवेस्टेड ऑप्शन को लैप्स कर दिया, आप ऑप्शन अभी तक वेस्ट नहीं हुई थी, पहले ही कंपनी छोड़ के चले गए। तो लॉ कहता है देखो, अगर कोई आदमी को कंपनी का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया और वो वेस्ट होने से पहले ही कंपनी को छोड़ के चला गया, अगर उस आदमी ने कुछ भी एडवांस पैसा दिया था तो उसे रिफंड कर देना। तो यहां पे क्या लिखता है? अगर ऑप्शंस नॉट वेस्ट है, अभी वेस्ट नहीं हुई थी, ठीक है, ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस, और अगर वो आदमी फेलियर टू एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा क्योंकि वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो लॉ कहता है कि जो पैसा आपने लिया था, इफ एनी मनी यू हैव टेकन फ्रॉम हिम मस्ट बी रिफंडेड। लेकिन अगर कोई आदमी ऑप्शन को वेस्ट करवा चुका है, बाद में वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो लॉ कहता है कि भाई ये आदमी तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने हमारा टाइम खराब करा। सारे टाइम तक वो ऑप्शन होल्ड करके बैठा रहा, और जब वेस्ट हो गया उसके बाद बोलता है मेरे को नहीं चाहिए, तो इसके पैसे को अगर आप चाहो तो क्या कर लेना? फॉरफिट कर लेना। यानी लॉ का इंटेंट बहुत सिंपल, लेकिन याद रखना दोनों में ना मे भी लिखा हुआ है। तो क्या यहां पर भी रिफंड हो सकता है? यस। क्या यहां पे भी फॉरफिट हो सकता है? यस। मतलब लॉ ये कह रहा है अनवेस्टेड ऑप्शन में मे बी रिफंड, वेस्टेड ऑप्शन में आप सख्ती से क्या फॉरफिट कर सकते हो। खत्म। ठीक है, चलो। तो ये थी हमारी, फिनिश हो गई ईएसओएस, खत्म। वाओ। अब चलते हैं ईएसपीएस पे। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम को ध्यान से सुनो। देखिए क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में ना,
इसमें वेस्टिंग वेस्टिंग का कोई पंगा नहीं होता। इसमें सिंपली हम ये बोलते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को राइट दे रहे हैं, आप चाहो तो हमसे शेयर्स ले सकते, चाहो तो हमसे शेयर्स ले सकते। एक बच्चे ने ना एक क्वेश्चन पूछा था, कह रहे सर यार एक बात बताओ, सेक्शन 62(1)(c) क्या है ये? कंपनीज एक्ट। चलो छोड़ो, कई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, इग्नोर करो, मैं ऐसी बात करता हूं। आपको मालूम है जब आप किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को शेयर ऑफर करते हो तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। और जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है ना, तो वहां पे सेबी आईसीडीआर लगता है। बच्चा कह रहा है सर यहां पर भी तो आप अपने एम्प्लॉइज को बोल रहे हो कि तू हमसे शेयर खरीद ले। क्या एम्प्लॉइज भी एक स्पेशल क्लास ही तो है जिसको आप शेयर ऑफर कर रहे हो? तो सर इस पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मानते हुए व्हाई डोंट वी अप्लाई सेबी आईसीडीआर? सो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, लॉ में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉइज को कुछ भी ऑफर कर रहे हो अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, तो उस पर हमेशा स्वेट इक्विटी एसबीईबी रेगुलेशन लगेगी, वहां पे सेबी आईसीडीआर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। अब जिन्होंने मेरी असाइनमेंट शीट पढ़ी है ना, उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर एम्प्लॉइज को कुछ भी ऑफर किया जा रहा है अंडर दिस स्कीम, तो बताओ उस पर सेबी आईसीडीआर लगेगा या एसबीईबी लगेगा। याद रखना, अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी चीज ऑफर कर रहे हो ना, तो उस पर एसबीईबी लगेगा, वहां पर कभी भी हम प्रेफरेंशियल यानी कि सेबी आईसीडीआर नहीं लगाएंगे, याद रखना। समझ आ रही है? अगर आप कहोगे तो मैं चेक करवा सकता हूं आपको, क्या कहते हो? चेक करवाऊं आपको? ये देखो, आपको एक लाइन पढ़वाता हूं। ये लाइन ना लोग पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते नहीं है ढंग से ना। अब जब पढ़ते नहीं है तो इसलिए दिक्कत आती है। देखो, 1 मिनट लगेगा यार, चेक कर लो, क्योंकि ना एक बार ना इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, एसबीईबी रेगुलेशन, रेगुलेशन 1 में ही लिखा हुआ है, ये बड़ा करके दिखा दूंगा मैं आपको। पढ़ना क्या लिखा है? द प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रेफरेंशियल इशू एज स्पेसिफाइड इन सेबी आईसीडीआर शेल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर कंपनी इशू कर रही है नए शेयर इन द परसुएंस एंड कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशन, यानी कि अगर आप इस रेगुलेशन के कंप्लायंस में अगर अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे रहे हो तो उस पर यही रेगुलेशन लगाना, आईसीडीआर मत लगाना। समझ में आ गया? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ, आई एम वेरी श्योर शी मस्ट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि उसका आंसर उसको मिल चुका है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने एम्प्लॉइज को ऑफर किया कि तुम मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, ठीक है ना, काइंड ऑफ रिजर्वेशन है ये, काइंड ऑफ क्या है? रिजर्वेशन। सस्ते में भी दे सकता हूं, हो सकता है सेम प्राइस पे भी दे दूं। इसमें वेस्टिंग वाली कोई बात नहीं होती, याद रखो, ठीक है ना। हाँ, यहां पे लॉ क्या कहता है, प्लीज ध्यान से सुनो। रेगुलेशन 21 एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, वही डिटेल होनी चाहिए स्कीम के अंदर। रेगुलेशन 22 कहता है कि भैया जब भी आप ईएसपीएस स्कीम लेकर आओगे तो आप कोई भी प्राइस रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम 1 साल का लॉक इन रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट दे रहे हो कि तू मेरी कंपनी के शेयर ले ले, तो उसको एक लॉक इन पीरियड सर्व करना पड़ेगा, एंड दैट लॉक इन पीरियड इज फॉर 1 ईयर। हाँ जी, हेलो, हेलो, क्या? हाँ जी, हाँ हाँ, 22 22 22, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ईएसपीएस स्कीम बहुत सिंपल है, आप अपने एम्प्लॉयज को कह रहे हो भाई तू हमारी कंपनी के शेयर्स ले ले, सस्ते में दे देंगे तेरे को, खत्म।
सस्ते में तेरे को दे देंगे, लेकिन उस पर फिर 1 साल का हम लॉक इन लगा देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो लॉक इन पीरियड 3 केसेस में नहीं लगेगा, वही डेथ, परमानेंट इनकेपेसिटी, या फिर जब मर्जर अमेलगमेशन होगा तो 1 ईयर का लॉक इन काउंट करते समय प्रीवियस पीरियड जितना लॉक इन हो चुका था क्या वो भी आप काउंट कर लेते। सेम लैंग्वेज है, वहां पे वेस्टिंग के लिए ये 3 पॉइंट थे, यहाँ पे लॉक इन के लिए ये 3 पॉइंट, खत्म। अब तीसरा लास्ट केस आ जाता है, ध्यान से सुनना। क्या, मान लो कंपनी आईपीओ लेकर आई है तो शेयर पब्लिक को इशू कर रही होगी, तो यहां पे उन्होंने कहा कि जब जब कंपनी शेयर पब्लिक को इशू करेगी, क्या बोला मैंने, अगर आप शेयर किसको इशू कर रहे हो, पब्लिक को इशू कर रहे हो, और एम्प्लॉय को भी आप सेम प्राइस पे इशू कर रहे हो जिस प्राइस पे आप पब्लिक को इशू कर रहे हो, तो वहां पर डिस्काउंट नाम, यानी कि डिस्काउंट तो दिया नहीं आपने, पब्लिक को 100 रुपए में दे रहे हो, एम्प्लॉय को भी 100 रुपए में दे रहे हो, तो वहां लॉक इन नहीं लगेगा। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, लॉक इन जनरली कब लगता है, जब एम्प्लॉय को प्रिविलेज मिलता है, सस्ते में मिलता है। अगर आपने एम्प्लॉय को सस्ते में नहीं दिया तो लॉक इन नहीं होगा, बोलो लॉक इन नहीं होगा। वेरी गुड, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू नो लॉक इन अप्लाई अगर शेयर्स आर गिवन एट सेम प्राइस एज इफ द इट इज गिवन टू द पब्लिक। समझ आ गया। तीसरी स्कीम का नाम था सार, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। अब ये क्या होता है पता है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेरी कंपनी में आए और मैंने आपको कहा कि देखो भैया, अगर तुम मेरी कंपनी में 1 साल काम करोगे ना, तुम अगर मेरी कंपनी में 1 साल काम करोगे तो जितना भी शेयर का आज प्राइस है, अगर वो एप्रिशिएट करके 1200 का हो गया तो जो एप्रिसिएशन होगा ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा अप टू सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने कहा तुम्हें मैं 500 शेयर्स का एप्रिसिएशन राइट दे दूंगा। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, समझ आ रही है। आज शेयर 100 रुपए का, अगर 1 साल बाद ये शेयर हो गया 1500 का तो एप्रिशिएट कितने से हुआ, 1400 से, इंटू 500, इतना मैं आपको एप्रिसिएशन दे दूंगा। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, 500 शेयर्स के बराबर का जो भी एप्रिसिएशन आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, दैट इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, ठीक है। बट इसमें वेस्टिंग कंडीशन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, वेस्टिंग पीरियड होता है बेटा, इसमें मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होता है। एक्सेप्शन वही है, डेथ, इनकेपेसिटी, अमेलगमेशन, मर्जर, ठीक है। और जो भी सार होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई राइट ऑफ वोटिंग डिविडेंड्स नहीं होते, क्योंकि अगेन आपके पास राइट्स ही तो है, शेयर्स थोड़ी ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सोचना दिमाग लगा के। सोचो क्या हुआ, यहां पे 100 रुपए का शेयर था और 400 रुपए का हो गया, एप्रिसिएशन कितने से हुआ, 300। 500 शेयर का एप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए, 500 शेयर का एप्रिसिएशन राइट 1.5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। यहां पे लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लॉ कहता है कि ये जो तेरा एप्रिसिएशन है ना, चाहे तो इसके बदले में कैश ले ले, तो इसको बोलते हैं कैश सेटल्ड सार। क्या बोलते हैं, या तू इस 1.5 लाख के बदले में मुझसे शेयर्स ले ले, तो इसको बोलते हैं शेयर्स सेटल्ड सार। बदले में पैसा ले ले या बदले में शेयर्स ले ले, समझ आ गया। अब बच्चा कहता है सर 1.5 लाख रुपए के शेयर दोगे। मैंने कहा एक शेयर कितने का है, 400 का, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 400, 375। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे शेयर का प्राइस होता 412 रुपए, तो ना यहां पे फ्रैक्शन में आ जाता, ऐसे आ जाता 373.22। अब यहां पे लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अगर नंबर ऑफ शेयर, अगर वो इक्विटी सेटल्ड है और इक्विटी सेटल्ड फ्रैक्शन में आ रहा है, तो पूरे वाले तो शेयर मिल जाएंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसका कैश दे दूंगा। पढ़ के देखना। कोई पूछे अगर आपसे सार कितने तरह के होते हैं, तो आपने 2 तरह के बोलने हैं, बताओ कौन से 2 तरह के। एक होते हैं कैश सेटल्ड, बोलो बोलो, और एक होते हैं इक्विटी सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड में क्या होता है कि जितना भी एप्रिसिएशन हुआ उसके बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर शेयर्स निकालते समय फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो पार्ट है ना उसके बदले में कैश मिलेगा, खत्म। पढ़ के देखो। हाउएवर इन केस अगर इक्विटी सेटल्ड है
तो जो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे उसके बदले में उसको सेटल कैसे करेंगे हम, कैश। क्लियर हो गया है नहीं, बोल लो। तो ये भी स्कीम खत्म होगी। वेस्टिंग पीरियड कितना है इसमें, मिनिमम 1 ईयर। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड कितना है, मिनिमम 1 ईयर। अच्छा, लॉक इन आपने सिर्फ किस में पढ़ा है, ईएसपीएस के अंदर, वो भी कब, जब आपको डिस्काउंट पे मिलता है। कितना, 1 साल। एक बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, मैंने पढ़ा था ऐसा कि ईएसओएस के अंदर भी एक्सरसाइज करने के बाद लॉक इन होता है, यानी कि हम शेयर बेच नहीं सकते। सर कंपनी चाहे तो लॉक इन स्पेसिफाई कर सकती है। अब कई बच्चों को ना पता नहीं ये लॉक इन समझ आ रहा है नहीं आ रहा। लॉक इन क्या होता है पता है आपको, ये देखो, दोबारा देख लो, ग्रांट डेट, वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज, वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइज करने के बाद क्या मैं शेयर बेच सकता हूं, अगर लॉक इन लग गया तो नहीं बेच सकते। तो ईएसओएस के अंदर लॉक इन ऑप्शनल है, वेस्टिंग मिनिमम 1 ईयर है। समझ आ गया ना, यानी कि ये मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, लॉक इन ऑप्शनल है। ईएसपीएस के अंदर ना वेस्टिंग होता ही नहीं, सिर्फ लॉक इन होता है। वो भी कब, अगर शेयर आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। कितने साल का, 1 साल का। समझ आ गया, ठीक है सर। अब हमारी 2 स्कीम्स रह गई, आरबीएस और जीईबीएस। आरबीएस एंड जीईबीएस दोस्तों ये बहुत आसान है, दोनों सेम ही है, एक पढ़ लो दूसरी सेम है। पहले तो पहली रेगुलेशन यही है कि भैया जो भी स्कीम लाओगे उसके अंदर डिटेल होना चाहिए, हाउ दिस स्कीम इज गोइंग टू गेट एडमिनिस्टर एंड हाउ दिस स्कीम इज गोइंग टू गेट इम्प्लीमेंटेड। इसमें बस एक ही पॉइंट है जो समझने वाला है, वो क्या पता है, इस स्कीम के अंदर ना क्या होता है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर मान लो कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, मतलब कंपनी क्या करती है, अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अंडर जीईबीएस और आरबीएस दोनों में आंसर सेम है, क्या हम अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, या अपनी कंपनी की लिस्टेड सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। आंसर इज यस, ओनली अप टू 10%। क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं, थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। मान लो जीईबीएस और आरबीएस का ये एक फंड तैयार किया हमने और इसके अंदर 100 करोड़ रुपए। अब ये 100 करोड़ रुपए हमने अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे। क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपनी खुद की कंपनी के शेयर्स या फिर हमारी जो भी होल्डिंग कंपनी है उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आंसर इज यस, लेकिन नॉट मोर देन 10% ऑफ। सुन लो क्या, 10% ऑफ टोटल फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। यानी कि अगर जीईबीएस की स्कीम की टोटल फेयर वैल्यू 100 करोड़ है तो अप टू 10%। यहां पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। याद रखना, कई केसेस में एसेट्स में हम फेयर वैल्यू यूज करते हैं, कई केसेस में हम बुक वैल्यू यूज करते हैं और कई केसेस में हम मार्केट वैल्यू यूज करते हैं। तो एज द केस में भी 10% बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एज द केस में भी जो भी लोअर होगा ना, जो भी लोअर होगा बस वो उसका 10% तक ही आप अपनी कंपनी या अपनी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना होता है, ठीक है ना, कि आप इस स्कीम को ढंग से पैसा यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। सेक्रेटेरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल सर्टिफाई कि आपने सारी कंप्लायंसेस पूरी करी नहीं करी। तो जीईबीएस और आरबीएस के अंदर 3 ही पॉइंट है। पहला, डिटेल
how the scheme is going to get administered and how this is going to get implemented. हम 10% of fair value, market value या book value, whichever is lower, तक we can invest in the shares of the company या फिर listed holding company. ठीक है ना, अपनी खुद की कंपनी या लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अप टू 10%. एंड लास्ट, आपको जो भी सेक्रेटरी ऑडिटर होगा उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने कंप्लायंस पूरी करी या नहीं. सेम कॉपी पेस्टेड आरबीएस के लिए. एंड दैट्स ऑल विद ऑल 5 स्कीम्स. सो आई एम होपिंग फॉर एसबीईबी वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया. ठीक है, तो आज सेशन नंबर 4 था. कल सेशन नंबर 5 के अंदर मैं स्वेट इक्विटी खत्म करा दूंगा. जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, आधे घंटे का एक लेक्चर लूंगा जिसमें रेगुलेशन 1 से लेकर 40 तक 30 मिनट में पूरा रिवाइज करा दूंगा. ये चैप्टर आपके टिप्स पर आ जाएगा. ठीक है, इसका जो अगला चैप्टर हम करेंगे ना, दैट इज बायबैक. बायबैक पढ़ेंगे अगला चैप्टर, मजा आएगा. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा. थैंक यू, बाय बाय.